Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine and doing great. Welcome back to my channel. Dear students, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं और अब उन्होंने एफएससी स्टार्ट की है. एंड वेलकम टू योर न्यू जर्नी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. कि आप लोग बहुत अच्छे एम्स के साथ अपने बहुत बड़े बड़े ख्वाबों के साथ नया सफ़र स्टार्ट करने जा रहे हैं. अल्लाह पाक आपको कामयाबियाँ दे और अपनी रहमतों से नवाजे, आमीन. तो अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, लाइक 90% प्लस उन्होंने लिए. तो वो बच्चे अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें कि जिस तरह उन्होंने बहुत ही आसानी से मैट्रिक में बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए हैं, इसी तरह वो एफएससी में बहुत आसानी से बहुत अच्छे मार्क्स ले लेंगे. बिकॉज़ एफएससी मैट्रिक के लेवल से काफ़ी टफ़ है. तो अब आपका जो सफ़र है ना, अभी स्टार्ट हुआ है. आप लोगों के बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब होंगे, बड़े अच्छे एम्स लेके आए हैं आप इस सफ़र में. मेजॉरिटी ऑफ़ द स्टूडेंट्स ऑफ द प्री मेडिकल, उनका यही ख्वाब होता है कि वो डॉक्टर बनेंगे. तो डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड है. तो आप इस चीज़ के लिए ख़ुद को अभी से तैयार करें कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, एफएससी में बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं. और एक और बात, यहाँ पर एफएससी में आके आपको मेडिकल में जाने के लिए जस्ट एफएससी की एग्ज़ाम नहीं देने. आपके लिए एक और बहुत इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, जो आपको देना पड़ेगा. वो है एमडी कैट. मतलब आप पहले एफएससी करेंगे, देन आपको एमडी कैट का टेस्ट क्लियर करना होगा. उसके बाद आप मेडिकल में एडमिशन के एलिजिबल होंगे. तो इसलिए आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो जाएं. आप अपनी स्टडी पे फोकस करें, पहले से ज़्यादा मेहनत करें. और अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनके एवरेज मार्क्स हैं मैट्रिक में, या वो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक उर्दू मीडियम में किया है. उनके लिए भी एफएससी काफ़ी टफ़ है. बिकॉज़ एफएससी का जो सारा सिलेबस है, जो सारी बुक्स हैं, वो इंग्लिश मीडियम में है. तो उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा. लेकिन उन बच्चों ने भी हिम्मत नहीं हारनी. आप सब ने खुद पे यकीन रखना है. बिकॉज़ कामयाबी का राज यही होता है कि आपको अपनी सेल्फ पे बिलीव होना चाहिए. आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे बिलीव होना चाहिए. आपने पहले से ये नहीं सोच लेना कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता. जब तक इंसान खुद अपने लिए मोटिवेशन नहीं बनता, खुद को वो अपनी सेल्फ से मोटिवेट नहीं करता, तब तक उसके लिए कामयाब होना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए आपने खुद पे बिलीव रखना है. आपने ये सोचना है कि आई कैन डू इट एंड आई विल. देन इंशाल्लाह आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती कामयाब होने से. अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखना है, दुआएं करते रहना है, मेहनत करते रहना है. और अल्लाह ताला हमेशा हमें हमारी मेहनत से ज़्यादा नवाजते हैं. कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हो, बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, तो हमें अपनी मेहनत का सिला ना मिला हो. ऐसा कभी नहीं हो सकता. आपने बस मेहनत करते रहना है. इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे. और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके एवरेज मार्क्स थे मैट्रिक में, और जो उर्दू मीडियम के पढ़े हुए थे, उन्होंने भी एफएससी में मेहनत की है और बहुत अच्छा स्कोर किया है. इसलिए उर्दू मीडियम वाले बच्चे या कम मार्क्स वाले बच्चे ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे कि वो कर नहीं सकते हैं, ये उनके लिए बहुत कोई टफ़ टास्क है. नहीं, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते हो. ओके, आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी. और एमडी कैट के लिए भी आपने खुद को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है. बिकॉज़ हर साल हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स एमडी कैट में अपेयर होते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स एमडी कैट क्लियर करते हैं. देन वो इंटरव्यू क्लियर करते हैं और देन मेडिकल में जाते हैं. तो आपने क्या करना है, अभी से कोशिश शुरू कर देनी है, मेहनत करनी है. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी. फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो सिलेबस है काफ़ी लेंथी है, बिकॉज़ 14 चैप्टर्स हैं. लेकिन इंशाल्लाह बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे हम, ये अहद कर लें आप सब. और मैं जो भी लेक्चर दूंगी, आपने क्या करना है कि आपने फुल फोकस से लेक्चर लेना है. ठीक है,
मतलब कि इधर उधर आपका ध्यान नहीं होना चाहिए, आपने पूरा फोकस करना है जो भी मैं बात आपको बता रही हूँगी, जिस तरह से भी मैं आपको समझा रही हूँगी। ओके, तब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी का सिलेबस थोड़ा लेंथी है, 14 चैप्टर्स हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम बुक कवर कर लेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे आज, जो क्या है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। तो बायोलॉजी की डेफिनेशन को समझने से पहले मैं 2 डेफिनेशंस और आपको बताऊंगी, जिससे आपका अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा और आपको बायोलॉजी की डेफिनेशन समझने में बहुत आसानी रहेगी। साइंस, हमारे माइंड में आता है कि साइंस क्या है। ये एक ऐसी स्टडी है जिसमें ऑब्जर्वेशन की जाती है, किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व किया जाता है, किसी चीज़ का मुशाहिदा किया जाता है, देन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड साइंस। वैसे जो साइंस का मीनिंग है वो है नॉलेज, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा सा इन्हांस करें तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, बिकॉज नॉलेज तो बाकी सब्जेक्ट्स में भी होता है, लेकिन साइंस में क्या है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, कि हम इसमें एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे कि साइंटिस्ट होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे सपोज़ एक कोई चीज़ किसी साइंटिस्ट ने ऑब्ज़र्व की है कि ये वाक़या यहाँ पर हो रहा है, देन वो क्या करेगा, उस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। जब वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा देन वो उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकालेगा, रिज़ल्ट निकालेगा कि उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा क्या आया। ओके, और वो जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो नेचर को समझने के लिए बहुत ही आसानी प्रोवाइड करेगा कि साइंस में क्या हुआ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ का मुशाहिदा करना, देन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, देन उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकालना, और जो कंक्लूजन निकलेगा वो नेचर को समझने के लिए बहुत आसानी प्रोवाइड करेगा। बहुत आसानी से हम नेचर को समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं नेचर क्या होता है। ओके, कोई भी चीज़, एनी लिविंग थिंग विच नॉट मेड बाय ह्यूमन, कि कोई भी लिविंग थिंग जो इंसान ने ना बनाई हो, मतलब अल्लाह ताला ने उस चीज़ को बनाया हो, इंसान का कोई अमल दखल ना हो उस चीज़ में, वो है नेचर। और नेचर का मीनिंग उर्दू में मीनिंग हम देखें तो असली हालत, कि जो भी चीज़ हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी असली हालत में मौजूद है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ये है नेचर। ओके, अब हम देख लेते हैं कि बायोलॉजी क्या होती है। बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जो जिसमें स्टडी की जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग थिंग्स की। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, और ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। ओके, अब आपको समझ आ गई होगी कि साइंस का हमने पहले देखा कि साइंस क्या है। साइंस में ऑब्जर्वेशन की जाती है, देन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, देन उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन निकाला जाता है, और जो कंक्लूजन निकालते हैं वो नेचर को समझने में हमारे लिए आसानी प्रोवाइड करता है। और उसके बाद हमने देखा नेचर क्या होता है, कोई भी चीज़ जो इस इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन उसको बनाने में इंसान का कोई अमल दखल ना हो, वो कुदरती तौर पर वहाँ पर पाई जाए, तो उसे कहते हैं नेचर, यानी कि असली हालत में। अब हमने देखा कि बायोलॉजी क्या है। ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। और अब हम देखेंगे बायोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या होती है। लाइक अदर साइंसेस इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि दूसरी साइंसेस की तरह इसको समझना बहुत आसान है। और जो वर्ड है बायोलॉजी, ये कैसे वजूद में आया, इसका मीनिंग क्या है, तो ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा। बिकॉज बायोलॉजी की डेफिनेशन बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की डेफिनेशन से बहुत ईजी है। जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता ना, उनको भी बायोलॉजी की डेफिनेशन ज़रूर आती होती है। तो अब हम देखते हैं कि वर्ड बायोलॉजी कैसे वजूद में आया, कैसे निकला। ये 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी। ओके, मीन्स के बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लाइफ। और जो बायोलॉजी का लिटरल मीनिंग है वो है स्टडी ऑफ लाइफ। ओके, तो अगर सपोज कि आपसे ये सवाल पूछा जाता है व्हाट इज़ बायोलॉजी एंड डिफाइन बायोलॉजी, तो आपने वहाँ पर बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है, उसकी इम्पोर्टेंस लिखनी है, और ये आपने बताना है कि वर्ड बायोलॉजी कैसे कहाँ से निकला। लाइक यहाँ पर जिस तरह एक्सप्लेन किया गया है कि 2 ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस एंड
लोगोस। तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से वहाँ पर एक्सप्लेन करना। अब हम देख लेते हैं कि बायोलॉजिस्ट क्या होते हैं। द पर्सन हु स्टडी द बायोलॉजी, कि वो लोग जो बायोलॉजी की स्टडी करते हैं वो क्या कहलाते हैं, बायोलॉजिस्ट। एंड दैट डील्स विद लिविंग पार्ट ऑफ नेचर, कि वो किस चीज़ से डील करते हैं, लिविंग पार्ट ऑफ नेचर एंड नॉन लिविंग पार्ट। अब यहाँ पर देखिए कि लिविंग पार्ट ऑफ नेचर से भी की भी स्टडी करते हैं वो, और नॉन लिविंग पार्ट्स कौन से हो सकते हैं। कि पहले तो हमने कहा था कि बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, वहाँ पर तो हमने नॉन लिविंग का जिक्र नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर बात आ गई नॉन लिविंग पार्ट्स की। तो नॉन लिविंग थिंग्स वो हैं जो लिविंग थिंग्स पर इफ़ेक्ट करते हैं, लाइक जिनके बगैर लिविंग थिंग्स का रहना पॉसिबल नहीं है। लाइक एयर है, हम हवा के बगैर नहीं रह सकते, तो ये भी क्या आ जाएगा, इसको भी हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे एयर को। जैसे सूरज है, तो सूरज की रोशनी हमारे लिए ज़रूरी है, तो उसके बगैर भी हम नहीं रह सकते। उसका भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है हमारी लाइफ पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, तो उसको भी हम बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। एंड कोई और चीज़ हो, कोई आर्टिफिशियल चीज़, लाइक एसी है हमारे घर में, तो आप बताएं कि अगर हमारे घर में एसी ना हो तो क्या हम ज़िंदा रह सकते हैं? ऑब्वियसली रह सकते हैं। एसी हमारी ज़िंदगी के लिए इतना ज़रूरी नहीं, हम उसके बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो हम एसी को बायोलॉजी में स्टडी नहीं करेंगे। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती हैं, उनको भी बायोलॉजी में स्टडी किया जाता है। लाइक अगर इस दुनिया में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाए, तो वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है ना, कि जहाँ पर धुआं हो जाएगा वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर असेस अमाउंट में आ जाएगी, तो फिर जब हम मतलब हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो उस चीज़ को भी, उसका भी इफ़ेक्ट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, तो इस वजह से हम उसको भी बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम देखते हैं कि बायोलॉजिस्ट किस तरह से स्टडी करते हैं। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं, देन उनको एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं, नॉलेज इकट्ठा करते हैं, जिसे इंटीग्रेट कहेंगे। ओके, इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। देन वो उस नॉलेज को डिस्क्राइब करते हैं एक बुक की फॉर्म में, और उस बुक को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। वो बुक की फॉर्म में डिस्क्राइब करने के बाद उस बुक को पब्लिश करवाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उस बुक को रीड आउट करते हैं, उस बुक से नॉलेज लेते हैं, जो लोगों का पुराना वर्क है उसको स्टडी करते हैं, और फिर उस स्टडी की बेस पे वो आगे नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने ओपिनियन देते हैं। देन इसी तरह काम चलता है कि वो पिछले जो नया आने वाला साइंटिस्ट है, नया आने वाला बायोलॉजिस्ट है, वो पुराने बायोलॉजिस्ट की जो रिसर्च है उसको स्टडी करेगा, देन वो उसकी बेस पे ही अपना वर्क परफॉर्म करेगा। ओके, आज का लेक्चर हमारा इतना ही। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं अब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।